हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द के भेद पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ शब्द के भेद की जब हम बात कर रहे हैं, ये चीजें हूबहू अंग्रेजी व्याकरण से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह अंग्रेजी व्याकरण में शब्द के 8 भेद होते हैं, उसी तरह हिंदी में भी शब्द के 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब आइए जानते हैं कि हिंदी में वो 8 शब्द के जो भेद हैं 8, वो कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए। और इस पे हमने कुछ भेद पे बात कर चुका है जो कि प्ले लिस्ट में है। शब्द के 8 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी पे थोड़ा डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिए, अंतिम लास्ट वीडियो तक रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जितना इजी से इजी तरीका में समझाने का प्रयास करें और कोशिश करेंगे कि यह वीडियो समाप्त होने से पहले आपको आधे से ज्यादा टॉपिक समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण में हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है, शब्द के भेद को अंग्रेजी में हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है। ठीक है, यहां हमने लिखा है शब्द के 8 भेद होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। वो अभी हमने नाम गिना दिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आप 2-4 बार इसे रिपीट कीजिए, आपको नाम याद हो जाएगा। ये चीजें याद रखना है दोस्तों, कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, नाम कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज देखिए आप कि अभी तक हमने संज्ञा से लेके क्रिया तक को हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इस पे बात करने वाले हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेद को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे, शब्द के 8 भेद को 2 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है दोस्तों? इसको कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसे कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, अविकारी शब्द को ही हम दूसरे नाम से अव्यय के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शब्द के 8 भेद होते हैं। 8 भेद को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक को विकारी शब्द कहा गया है, दूसरे को अविकारी शब्द कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि हमसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, या विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बता देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, उसी तरह अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और रही बात संज्ञा, सर्वनाम, इन 4 को हमने क्लियर कर लिया है, वो प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देख लेंगे। हम आगे इन पे बात करने वाले हैं, इस 4 पे। तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि अभी तक तो हमने भेद की बात की है, हमसे अगर पूछा जाए कि विकारी शब्द क्या है, तो मेरा क्या जवाब होगा दोस्तों? ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि विकारी शब्द क्या है।
विकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, आप इसके नाम में देखिए क्या जोड़ा हुआ है, या नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, विकारी अर्थात विकार होने वाला, जो क्षणभंगुर है, ऐसा तो कह सकते हैं, जिसके रूप में परिवर्तन संभव है ना, जो तटस्थ रहेगा वह विकारी नहीं होगा, शाश्वत जो है हमेशा से रहने वाला वह अविकारी होता है, लेकिन जो हमेशा रहने वाला नहीं है उसमें परिवर्तन होगा किसी वजह से, किसी रूप में, चाहे थोड़ा ही सही, मात्रा ही क्यों ना उसमें परिवर्तित हो, तो वह विकारी शब्द है। क्लियर है? विकारी शब्द कौन सा है? जिसमें विकार होता है, किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम परिभाषा बनाएंगे। अब रही बात कि किसी भी शब्द में जो विकार होता है वो किस किस वजह से होता है। ठीक है, तो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। शब्द में विकार लिंग की वजह से होगा, पुरुष की वजह से होगा, कारक की वजह से होगा। ठीक है, इन सब प्रमुख वजहों से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम विकारी शब्द की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। वह शब्द, कॉमा देंगे, जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द किसे कहा जाता है? कि वह शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक, चाहे किसी भी वजह से इत्यादि के कारण परिवर्तित होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। आप सामान्य सी परिभाषा कह देंगे, जिसके रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहा जाता है, लेकिन आपकी परिभाषा एक अच्छी परिभाषा होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो आपको कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी परिभाषा के आधार पर इनकी कई विशेषताएं बता सकते हैं। आप इनके अंदर की बहुत सी बातें अपनी परिभाषा से ही बताने का प्रयास कर सकते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए कि विकारी शब्द में किसके किसके कारण रूप परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक। ये महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जिसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए दोस्तों, हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे लंबा, मोटा, वह, सभी, उसका, इत्यादि। एक चीज देखा दोस्तों, हमने इधर ध्यान दिया कि विकारी शब्द ये चार हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम भली भांति जान रहे हैं।
तो इनके जो जो भी उदाहरण होंगे वो विकारी शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें विकार कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम एक उदाहरण लिखते हैं, लंबा। ठीक है, यह एक शब्द है, यह विकारी शब्द है, हमने बताया अभी यह विकारी शब्द है। इसमें विकार कैसे कैसे होता है। अब देखिए लंबा को लंबी भी तो लिखा जाता है, रूप परिवर्तन, लंबाई भी लिखा जाता है। तो इस तरह आपने क्या देखा, इसके रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ हो रहा है। तो इसी परिवर्तन होने की वजह से इन्हें विकारी शब्द कहा गया, विकार होने वाला शब्द कहा गया। उसी तरह लिखिए, मोटा है, मोटी हो गया, वह है, वह शब्द है। ठीक है, सर्वनाम है, इसमें भी रूप परिवर्तन होता है, एक वचन में तो वह, बहुवचन में है तो वे। ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द विकारी शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको विकारी शब्द समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अभी हमने बताया था कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो आप चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कौन कौन से है यहां आपने देख लिए, वो 4 भेद आप बताएंगे यहां। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा चौथा क्रिया। तो ये बातें जाननी है विकारी शब्द में। तो उम्मीद है कि आपका विकारी शब्द क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कमेंट करने से मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप पे कितना प्रभाव डाल रहा है। हम आगे बढ़ें, इसके लिए पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है। विकारी शब्द की परिभाषा का ठीक उल्टा अविकारी शब्द की परिभाषा होगा। मतलब जिसमें विकार हो रहा है तो वह विकारी शब्द है, और जिसमें विकार नहीं हो रहा है वह अविकारी शब्द होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम इनकी एक आसान सी और छोटी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि परिभाषा बनाते हैं अविकारी शब्द क्या है। ठीक है, तो वह शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होता है, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। विकारी शब्द का
की जो परिभाषा है उससे ठीक उल्टा, अर्थात वह शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। आपको अविकारी शब्द भी पूछा जा सकता है, अव्यय भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है और दोनों की परिभाषा सेम है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके उदाहरण को समझते हैं। जैसे मतलब वो शब्द जिसमें कभी भी किसी भी वजह से रूप परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आप लीजिए, एक शब्द है अब अविकारी शब्द है। तब, कौन, क्या इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये शब्द अविकारी शब्द है। और जिस तरह विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं उसी तरह अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द या अव्यय के भेद। कौन कौन से भेद हैं आपने अभी जाना है, उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आपने देख लिया था, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, आपको कोई डाउट नहीं कि अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 बताना है। कौन कौन से होते हैं तो आपको याद होना चाहिए। आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से भेद अविकारी शब्द के नहीं है, तो आपको इनमें से कोई 3 दे देगा और चौथा कोई विकारी शब्द के भेद को दे देगा और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप बता नहीं सकते। और एक बात और कि अब आपको शॉर्टकट से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में पास होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको शॉर्टकट का रास्ता त्यागना होगा। शॉर्टकट उसी के लिए है जो पूरी तरह पारंगत होता है, शॉर्टकट उसी को काम आता है। अगर हमें कम जानकारी होगी और शॉर्टकट का रास्ता चुनेंगे तो हमारे लिए परेशानी ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे इन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, क्योंकि इस पे हम थोड़ी सी और हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए अब हम अविकारी शब्द का जो पहला भेद है उस पे हम बात करते हैं, क्रिया विशेषण। आप परिभाषा में कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। इससे काम चल जाएगा, लेकिन आपको अपनी परिभाषा थोड़ी अच्छी बनानी है, थोड़ा विशिष्ट बनानी है। तो इसके लिए आपको अपनी परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेस करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और ये चीजें आपको आपकी परिभाषा को प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा। तो इसके लिए आप
क्रिया विशेषण की परिभाषा बनाने के लिए आप इस तरह कहेंगे कि वह अव्यय शब्द या वह अव्यय जो क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, या ऐसे कह सकते हैं वह अव्यय जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। और आप पैराग्राफ चेंज करके और भी इसमें बातें जोड़ सकते हैं कि क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इनकी परिभाषा बनाएंगे। दोस्तों आइए बनाते हैं इनकी परिभाषा। क्रिया विशेषण क्या है? वह अव्यय जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। इतनी बातें लिख देंगे तो आपकी परिभाषा हो जाएगी। लेकिन आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वो क्या? क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपकी परिभाषा को थोड़ी मजबूती प्रदान करता है। आपकी परिभाषा को देखकर एग्जामिनर कई बातें समझ जाएंगे कि वो ये समझेंगे कि आपको ये मालूम है कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है। ठीक है, और चूंकि आपने कई बातें इसमें लिखी, क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। इतनी बातें आप लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन आपको और भी जानकारी है, यह बताना है कि क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, जैसे चूंकि क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखिए, राम धीरे चलता है। राम बहुत धीरे चलता है। राम ज्यादा तेज दौड़ता है। यह हमने 3 वाक्य लिखा है दोस्तों, और इसके माध्यम से हम क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य क्या कहता है कि राम धीरे चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रिया क्या है? चलता है। इसकी विशेषता क्या हो गई? धीरे। तो यह धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आप देखिए दूसरे वाक्य में क्या है? राम बहुत धीरे चलता है। ठीक है दोस्तों,
अब उसको देखिए, इसमें क्रिया विशेषण कहाँ है। अब देखिए धीरे चलता, अभी आपने देखा कि धीरे क्रिया विशेषण है, लेकिन एक चीज आपने और देखा है, यहाँ क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता धीरे है और धीरे की विशेषता बहुत है। तो यह चीजें जो है बहुत, ये हो गया और ये दोनों क्या है, क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे में देखिए, राम ज्यादा तेज दौड़ता है। तेज क्रिया विशेषण है और तेज की भी विशेषता ज्यादा है, ज्यादा तेज ये भी क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ये जो हमने सर्कल बनाया है, गोल घेरा बनाया है, ये सब चीजें क्रिया विशेषण का रूप है, उनका उदाहरण है। तो आपसे जब ये पूछा जाएगा क्रिया विशेषण के बारे में, तो आप बताएंगे और इन्हें आप समझाने का प्रयास करेंगे। वो उदाहरण से आप समझाएंगे, लिख देंगे। उपर्युक्त उदाहरण में जो है कि क्रिया क्रमशः चलता है, दौड़ता है की विशेषता धीरे, बहुत धीरे और ज्यादा तेज बताता है। अतः ये सब उदाहरण क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे आग्रह है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको फायदा पहुंचाता है, तो आप अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि आपको आसान से आसान भाषा में हिंदी को समझाने का प्रयास करें। और हिंदी व्याकरण जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम अन्य विषयों पे भी बात करेंगे, ताकि आप कंपटीशन की दुनिया में आगे बढ़ सकें और आप भी अपने मुकाम को हासिल कर सकें। इसी के साथ आपकी जो एक उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।